हाँ जी बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन के रिवीजन के साथ। एंड प्रोबेबली अगर हमारा टाइम बचेगा तो हम आगे एमसीक्यूज जो है वो भी शुरू करेंगे, एंड नहीं हुआ तो फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर और एमसीक्यूज जो है वो प्रैक्टिस कर लेंगे। तो सॉल्यूशन चैप्टर क्या बात करता है, बेसिक हम उसके बारे में आइडिया ले लेते हैं, राइट। तो वैसे तो बेसिक टर्म्स हैं, डेफिनेटली इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो नहीं आएगा, बट फिर भी क्या होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का, जिसके कॉम्पोजिशन को आप किसी हद तक ऊपर नीचे कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है। इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, सल्यूट जो डिसॉल्व होता है, और सॉल्वेंट वो मीडियम होता है जिसके अंदर सल्यूट को डिसॉल्व करा जाता है। यूजुअली सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होता है और सल्यूट जो है वो थोड़े कम अमाउंट के अंदर होता है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। नेक्स्ट चीज ये है कि दुनिया समझती है कि सोल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो उसका लिक्विड होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होता। सोल्यूशन सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी फॉर्म के अंदर स्टेट में आ सकते हैं। तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड सोल्यूशन की। इसके अंदर गैस को आपने किसमें मिक्स या डिसॉल्व कर दिया है, सॉलिड के अंदर। जैसे हाइड्रोजन गैस जो है वो पैलेडियम सरफेस में एड्सॉर्ब होती है। तो बेटा अगर मैं आपको रिएक्शन याद कराऊं क्लास 11th की, तो बेटा ये इथीन गैस होती है। इथीन गैस को आप हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराते हो, लेकिन उससे पहले उसको आप पैलेडियम या निकल के सरफेस के ऊपर क्या करवा लेते हो, एड्सॉर्ब, और फिर हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है जिससे इथेन गैस जो है वो निकल के बाहर आती है बेटा। ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था हाइड्रोजन गैस का सॉलिड में डिसॉल्व होना। ऐसे ही लिक्विड को भी आप सॉलिड में डिसॉल्व कर सकते हो। कैसे? जैसे अमेलगम्स, है ना। तो अमेलगम का मतलब क्या होता है, इट इज एलॉय ऑफ एनी मेटल विद मर्क्यूरी, तो उसे कहते हैं अमेलगम्स। जैसे सोडियम अमेलगम हो गया, जैसे जिंक अमेलगम होता है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। देन हम बात करते हैं सॉलिड को आप सॉलिड में भी मिक्स डिसॉल्व कर सकते हो। जैसे गोल्ड ऑर्नामेंट्स, है ना। आजकल 22 कैरेट गोल्ड लिया जाता है और उसके अंदर 2 कैरेट हम बेटा क्या मिक्स कर देते हैं, कॉपर या सिल्वर, यूजुअली कॉपर मिक्स कर देते हैं। एलॉय एग्जाम्पल हो गया। एलॉय का बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो गया, ब्रास। इसके अंदर जिंक एंड कॉपर दोनों मेटल्स को मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन के अंदर, एंड देन एलॉय बनाया जाता है। देन हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस की। आप गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हो, जैसे सोडा वाटर हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया। ऑक्सीजन गैस पानी में डिसॉल्व है, किसके लिए, एक्वाटिक एनिमल्स के लिए। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इस चीज का। लिक्विड को भी लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हैं हम। अब इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाता है, जैसे अल्कोहल को आप पानी में डाल दो। विनेगर, विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन। और फॉर्मलिन क्या होता है, मीथेनल का एक्वस सॉल्यूशन। 30 to 40% फॉर्मलिन जो होता है वो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये टिश्यूज को हार्ड कर देता है। देन सॉलिड्स को लिक्विड में मिक्स कर सकते हो, जैसे शुगर पानी में डाल दो, नमक पानी में डाल दो। एंड गैसियस सॉल्यूशन में आता है, गैस को गैस में मिक्स कर दो जैसे एयर। देन लिक्विड को गैस में मिक्स कर दो जैसे ह्यूमिडिटी, फॉग। और सॉलिड को गैस में मिक्स कर दो जैसे डस्ट, स्मोक एटसेट्रा। तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे किसके हो गए, सॉल्यूशंस के हो गए, राइट। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके। सिंपली कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें तो हम इसको कैसे पूछते हैं, सल्यूट कितना है
सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। इसका तरीका क्या होता है बेटा? मास परसेंटेज। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मास परसेंटेज के लिए आप m बाय m भी लिख सकते हैं, आप w बाय w भी लिख सकते हैं। ये होता है सल्यूट का मास इंटू सॉल्यूशन का मास इंटू 100। देन हम बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम v बाय v लिखते हैं। तो वॉल्यूम परसेंटेज कैसे लिखा जाता है? सल्यूट की वॉल्यूम इंटू डिवाइड बाय सॉल्यूशन की वॉल्यूम इंटू 100। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम परसेंटेज। देन आता है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम क्या लिखते हैं? पीपीएम। ये नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं सल्यूट के अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन के इनटू 1 मिलियन। ठीक है, देन हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। इसको हम कैसे लिखते हैं? किसी भी सब्सटेंस का, जैसे सल्यूट का अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सल्यूट के मोल्स प्लस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अगर आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्वेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ये होता है मोल फ्रैक्शन। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू जो है वो कितनी आ जाती है? 1, क्योंकि बेस दोनों का क्या हो जाता है? सेम, और ये फिर कैंसल आउट हो जाता है। आप दो ही क्या, अगर आपके पास 3 कंपोनेंट भी हैं तो उन तीनों का कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन जो है वो मिलकर कितना आएगा? 1। मतलब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कभी 1 नहीं होती और ना ही 1 से ज्यादा होती है। इनमें से जो सबसे अच्छा तरीका है बेटा कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, उसको हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी। ये क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ मोल सल्यूट के प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो अगर आप मोलैरिटी का फॉर्मूला देखते हैं तो इट इज एन बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो बेटा किस में होना चाहिए? लीटर में। मोल्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डब्ल्यू बी अपॉन एम एम बी इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो किस में होनी चाहिए? लीटर में। तो इसका यूनिट क्या बन जाता है? मोलर, या फिर क्या बन जाता है? मोल पर लीटर। और अगर आप वॉल्यूम कम ज्यादा करते हैं ताकि कॉन्सेंट्रेशन को मैं चेंज कर सकूं, तो बेटा हमारे पास आ जाती है मोलैरिटी इक्वेशन, जिसके अंदर है ना, जैसे मान लीजिए अगर आपको सोल्यूशन बहुत मीठा लगता है तो इसका मतलब हो गया इट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। अगर आप उसके अंदर पानी ऐड कर देंगे तो मीठापन कम हो जाता है। बट सॉल्ट का या चीनी का अमाउंट, मोल्स, बेटा वो क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। तो उस केस में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? मोलैरिटी इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। देन आपके पास एक और फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आप वेट इन ग्राम्स लेते हैं या मॉलिक्यूलर मास लेते हैं तो ये क्या बन जाता है? स्ट्रेंथ। वैसे ये कोई नहीं पूछता, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप मास परसेंटेज लेते हैं और अगर आप डेंसिटी ऑफ क्या लेते हैं? सोल्यूशन, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बन जाता है? एन बी इंटू 10 इंटू डी एस। या फिर मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला बन जाता है डब्ल्यू बी इंटू 10 इंटू डी एस अपॉन मॉलिक्यूलर मास सल्यूट का। अब हम सिंस एंट्रेंस का टेस्ट देंगे तो हम इन फॉर्मूलेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई वर्किंग तो दिखानी ही नहीं है। मोलैरिटी की एक डिसएडवांटेज है कि ये टेम्परेचर की वजह से चेंज हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर जो है, वॉल्यूम जो है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर का बेटा क्या है? फंक्शन। तो अगर टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा तो सोल्यूशन की वॉल्यूम जो है वो कम ज्यादा हो सकती है। और अगर वॉल्यूम चेंज हो गई तो बेटा डेफिनेटली मोलैरिटी जो है वो भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इस वजह से अगर हम टेम्परेचर डिफरेंसेस में ज्यादा डील करते हैं तो बेटा मोलैरिटी एक सही तरीका नहीं होता किसी भी कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। और इसी को हमने ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया बेटा मोलैलिटी, जिसको हम छोटे m से लिखते हैं, जो क्या होता है?
इट इज द सल्यूट का मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो किसमें होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, या मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट इंटू 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो किसमें आ गया, केजी में। इसका यूनिट क्या होता है, मोलर, या फिर क्या होता है, मोल पर केजी होता है। तो ये हो गए हमारे कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके। ये एनसीईआरटी के बेटा क्वेश्चंस हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के साथ। देन हम बात करते हैं बेटा अगले टॉपिक की, दैट इज सॉल्युबिलिटी। कितना मैक्सिमम सल्यूट हमने डिसॉल्व किया है एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर एट ए गिवन टेम्परेचर, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। यूजुअली आयनिक और पोलर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो जनरली पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे कौन, वाटर। लेकिन वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। तो पोलर डिसॉल्व्स पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर। वैसे ही नॉन पोलर सल्यूट जैसे आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस या ऑर्गेनिक कप सब्सटेंसेस जो है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाते हैं, बेंजीन में हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म में हो जाएगा एंड सो ऑन। लेकिन पानी में क्या रहेगा, इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है कि आपने सल्यूट कैसा लिया है, आपने सॉल्वेंट कैसा लिया है, टेम्परेचर कितना लिया है, प्रेशर क्या लिया है। तो इन सारे फैक्टर्स पे सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी सॉलिड की लिक्विड के अंदर। जब आप किसी सॉलिड सल्यूट को, तो ये देखो बेटा सल्यूट हो गया, ये सॉलिड हो गया, इसको आप सॉल्वेंट में डालते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। और बेटा वो क्या बनाता है, सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन से वापस सल्यूट और सॉल्वेंट अलग कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो फैक्टर्स डिपेंडिंग, किस टाइप का सल्यूट है, किस टाइप का सॉल्वेंट है। फिर टेम्परेचर की बात करें, कुछ सॉल्ट्स टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ज्यादा डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ सॉल्ट्स टेम्परेचर डिक्रीज करने इंक्रीज करने पे कम डिसॉल्व होते हैं। तो डिपेंड करता है कि भाई सल्यूट आपके पास कौन सा है, कौन सा लिया है, उस पर डिपेंड करता है। देन प्रेशर, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता सॉलिड या लिक्विड की सॉल्युबिलिटी के ऊपर, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही इनकम्प्रेसिबल होते हैं बेटा। तो आप जब एग्जाम्पल लेते हैं, आप जब नमक को पानी में डालते हो तो हमें पता है कि नमक पे नमक के अंदर Na पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, Cl पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। वैसे ही पानी के अंदर O पे चार्ज क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव, H पे चार्ज क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव। तो इस वजह से पानी जो है नेचर में क्या होता है, पोलर, ठीक है ना, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव है, H पे डेल्टा पॉजिटिव है। तो जब आप थोड़ा सा नमक पानी में डालते हैं तो नमक के अंदर जितने भी Na पॉजिटिव आयंस होते हैं उनके आगे पीछे ऑक्सीजन के एटम्स जो है वो अट्रैक्शन शो करने लग जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए वो Na पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। ऐसे ही पानी का जो H पॉजिटिव है वो Cl नेगेटिव को घेर के बैठ जाता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाती है। ये रीजन होता है कि सॉल्ट जो होता है पानी में जाके आयोनाइज, डिसोसिएट कर जाते हैं। नमक जैसा सॉल्ट पूरा डिसोसिएट कर जाएगा, कोई और सॉल्ट होगा तो वो डिसोसिएट कम करता है, और इसके साथ वो एनर्जी भी रिलीज करते हैं, जिस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है। देन गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, बेटा कोई भी गैस लिक्विड में दो तरीके से सॉल्युबल होती है। पहली, अगर कोई भी गैस इजीली लिक्विफाई कर जाए, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो डिसॉल्व हो जाएगी। एंड दूसरी, अगर कोई भी गैस पानी में जाके आयोनाइज कर जाए,
आयंस बना दे तो वो गैस सॉल्युबल होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर मैं पानी में डालता हूं, राइट, तो वो क्या दे देती है, कार्बोनेट आयंस, और साथ में क्या दे देती है, H पॉजिटिव। अमोनिया गैस को अगर मैं पानी में डालता हूं तो बेटा वो कौन से आयंस दे देती है, अमोनियम आयंस एंड साथ में OH नेगेटिव आयंस। HCl गैस को अगर मैं पानी में डालता हूं, पाओ बच्चे, कैन यू स्विच ऑफ योर माइक। सॉरी। तो इट गिव्स यू H पॉजिटिव आयंस एंड साथ में वो क्या दे देगी, Cl नेगेटिव आयंस। तो गैसेस जो आयनाइज कर सकती हैं बेटा पानी में, वो इजीली सॉल्युबल होती है। ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये पानी में जाके आयोनाइज नहीं कर सकती और ना ही इतनी आसानी से लिक्विफाई होती हैं, इसलिए ये क्या होती हैं बेटा, इनसॉल्युबल होती हैं। दूसरा हमारे पास जो चीज है बेटा वो आता है टेम्परेचर। कहते हैं कोई भी गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है अगर आप टेम्परेचर क्या कर दो, इंक्रीज, है ना। क्यों? क्योंकि किसी भी गैस का सॉल्वेंट में मिक्स होना, सोल्यूशन बनाना, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसका मतलब है कि अगर एक सॉल्वेंट के अंदर गैस आएगी तो उसमें से हीट बाहर चली जाएगी, लेकिन अगर आप सोल्यूशन को हीट दे दोगे तो गैस बाहर चली जाएगी। तो डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस जो होता है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ला शैटलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से, और जो किसमें इन्वॉल्व होता है, डायनामिक इक्वी में इन्वॉल्व होता है। तो अगर आपको गैस को डिसॉल्व रखना है तो आपको टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा। देन प्रेशर का, यस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है अगर आप प्रेशर क्या कर दे, इंक्रीज कर दे तो, है ना। और ये वाला जो पॉइंट है उसको ज्यादा अच्छे से कौन एक्सप्लेन करता है, हेनरीज लॉ। ये क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, एट गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर, कोई भी गैस जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगी लिक्विड के सरफेस के ऊपर, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक ग्लास है, इसके अंदर बेटा यहां तक ये क्या हो गया बेटा, लिक्विड। अगर इसके ऊपर कोई गैस है तो अगर वो गैस इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी, वो गैस उतनी ज्यादा इसके अंदर क्या हो जाती है, सॉल्युबल हो जाती है। ये एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर वो गैस का पार्शियल प्रेशर कम है तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी लिक्विड में कम होगी, अगर पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी भी है वो ज्यादा होगी। अगर आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की बात करते हैं तो वो क्या आता है बेटा, KH, जिसे हम क्या कहते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। तो P रिप्रेजेंट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ये क्या हो गया बेटा, मोल फ्रैक्शन। और KH क्या होता है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा, इट कम्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो किसमें प्लॉट कर रहे हैं बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के अंदर, ठीक है। देन इसी लॉ पे बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस आती हैं हमारी, जैसे सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की सॉफ्ट ड्रिंक में कैसे इंक्रीज की जाती है, क्योंकि बेटा हाई प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उसके अंदर बेटा क्या कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है। देन स्कूबा डाइवर्स बेटा क्या करते हैं बेटा, स्कूबा डाइवर्स अपने साथ एयर का कंटेनर लेके जाते हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि जब वो किसी भी स्विमिंग पूल के वाटर के अंदर, जैसे मान लीजिए बेटा अगर ये हम्म तो हर इंसान बेटा सी लेवल पे रहता है ना, ज्यादातर लोग। तो अगर सी लेवल पे हम रहते हैं तो सी लेवल के अंदर हमारे सर के ऊपर क्या प्रेशर एक्सर्ट होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 180 है। अगर आप चले जाते हैं पानी के अंदर, है ना, साथ में एक ऑक्सीजन का टैंक लेके, तो बेटा पानी के अंदर जाने पर प्रेशर ट्रिमेंडसली इंक्रीज होता है,
तो अगर आप ब्रीथ करेंगे टैंक में से तो सॉल्युबिलिटी गैसेस की ब्लड वेसल्स में ट्रिमेंडसली इंक्रीज हो जाती है। तो नॉट ए प्रॉब्लम, क्योंकि जब हम स्विमिंग करते हैं तो जब हम धीरे धीरे, जब हम पानी के नीचे जाते हैं तो हम धीरे धीरे जाते हैं, है ना, स्लोली 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 स्लोली। लेकिन जब हम पानी के ऊपर आते हैं तो हम फास्ट फास्ट आते हैं। तो जब हम पानी के नीचे जा रहे हैं, प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, सॉल्युबिलिटी भी गैसेस की धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। लेकिन जैसे ही आप ऊपर आते हैं बेटा, प्रेशर ट्रिमेंडसली फॉल करता है, सॉल्युबिलिटी भी गैसेस की ट्रिमेंडसली फॉल करती है। और ये गैसेस जब ब्लड वेसल्स को छोड़कर बाहर जाना चाहती हैं तो ये ब्लड इकट्ठी होकर ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देती हैं। तब ब्लड वेसल्स में बॉडी में दर्द शुरू होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बेंड्स। ये एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, बेंड्स, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स ब्लड वेसल्स को फ्लो करने में रोक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ब्लॉक कर दिया रास्ता। इसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, हमने इस ऑक्सीजन टैंक के अंदर 11.7% के आसपास हीलियम डाल दी, जिसका मास बहुत कम होता है 4U। 56% के आसपास बेटा हमारी कौन हो गई, नाइट्रोजन, जिसका मास कितना होता है 28U। और रेस्ट बेटा अराउंड अबाउट 30 के आसपास हमारी कौन सी हो गई, ऑक्सीजन, जिसका मास कितना होता है 32U। तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बेटा बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इनके मासेस ज्यादा हैं। लेकिन हीलियम जो है बेटा वो बहुत छोटे मॉलिक्यूल एटम वाली गैस होती है। तो छोटे एटम जल्दी डिसॉल्व भी हो जाते हैं, छोटे एटम जल्दी जो है बेटा वो बाहर भी आ जाते हैं, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक नहीं करते। इस वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर स्कूबा डाइवर्स के लिए स्पेशली कौन सी गैस डाली जाती है, हीलियम। ऐसे ही जब हम हाई ऑल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, जैसे जगह लाइक लेह लद्दाख, वहां पे वैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे कम है, तो प्रेशर कम है तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वैसे भी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे वैसे ही कम होती है। तो बेटा दिमाग को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसीलिए दिमाग की सोचने की शक्ति कम हो जाती है, जिसको हम मेडिकल कंडीशन को हम कहते हैं एनॉक्सिया। इस वजह से इसको ओवरकम करने के लिए माउंटेन क्लाइंबर्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है अपने साथ क्या करते हैं, कैरी करते हैं, जब वो हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं। तो किसी कोई भी इंसान जो हाई ऑल्टीट्यूड पे जाएगा उसको अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना चाहिए। तो ये तीन हमारे क्या हो गए, एप्लीकेशंस ऑन द बिहाफ ऑफ हेनरीज लॉ। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी कुछ पूछना हो किसी ने? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। यस। हम्म, यस सर। ठीक है, तो ये मैं हटा रहा हूं। तो बेटा ये हमारे न्यूमेरिकल्स हो गए जो सिर्फ हेनरीज लॉ पे बेस्ड है। यही 5 न्यूमेरिकल जो है वो हेनरीज लॉ पे बेस्ड है। देन हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम क्या आता है, वेपर प्रेशर, है ना। तो जब आप कोई कंटेनर लेते हैं बेटा, ये देखिए, इस कंटेनर के अंदर आपने कौन से पार्टिकल्स लिए, आपने लिए वॉलेटाइल सॉल्वेंट पार्टिकल्स। वॉलेटाइल सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मतलब होता है ऐसे पार्टिकल्स जो आसानी से वेपर में कन्वर्ट होते हैं। तो इनिशियली तो ये पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट होने लगते हैं, है ना। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे डायग्राम के अंदर, ये वेपर में कन्वर्ट होने लगते हैं। और धीरे धीरे शुरुआत में रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो क्या करने लगता है, इंक्रीज करने लगता है।
देन रेट ऑफ इवेपोरेशन जब इंक्रीज करने लगता है तो थोड़ी देर पहले जो सबसे पहले पार्टिकल वेपर में गया था वो अब जब वापस आता है तो वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है। तो आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है बेटा वो भी क्या करने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। तो शुरुआत में क्या होता है बेटा, कंडेंसेशन स्लो होता है पर रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है। तो कंडेंसेशन स्लो होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन थोड़ी देर के बाद दोनों सेम लेवल पे आ जाते हैं, सेम प्रोसेस के अंदर आ जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इक्वी। तो बेटा एट इक्वी जब रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके बराबर हो जाए बेटा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाए, उस टाइम पर वेपर में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, ये देखिए बेटा, ये सारे, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसको, जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का। और किस फॉर्म के अंदर, नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है बेटा, प्योर फॉर्म के अंदर। ठीक है। सो वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का वो प्रेशर होता है जो वेपर एक्सर्ट करते हैं जब वो लिक्विड डायनामिक इक्वी में होता है अपने वेपर्स के साथ, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, वेपर प्रेशर। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, नेचर ऑफ लिक्विड। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना पार्टिकल्स के बीच में क्या है बेटा, बहुत कमजोर है ना, क्या है बेटा, वीक है, तो बेटा इन पार्टिकल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी इनटू वेपर बेटा क्या कर जाती है, इंक्रीज, जिसकी वजह से बेटा वेपर प्रेशर क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। दूसरा, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या कर जाएंगे, ब्रेक, जिसकी वजह से एस्केपिंग टेंडेंसी वेपर्स की बेटा क्या कर जाएगी, इंक्रीज, तो भी वेपर प्रेशर बेटा क्या कर जाता है, इंक्रीज। तो ये दो फैक्टर्स है जिनके ऊपर वेपर प्रेशर जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। नाउ अब आपने, ये हो गया बेटा फर्स्ट केस, है ना, तो दिस इज केस वन, है ना। अब आपने बेटा क्या कर दिया, इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो बेटा ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा सॉल्वेंट पार्टिकल्स को, and do not allow them to go into vapor state। तो ये क्या करेगा, उनको वेपर स्टेट में नहीं जाने देगा, जिसकी वजह से बेटा इन पार्टिकल्स की वेपर में जाने की टेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी। तो ओवरऑल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर के पार्टिकल्स हैं एनसीईआरटी ने जो दिखाए हैं, ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, और ब्लू कलर के जो पार्टिकल्स हैं वो बेटा वॉलेटाइल सॉल्वेंट के हैं। तो पार्टिकल्स आपस में अच्छे से चिपक रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इवेपोरेशन शुरुआत में कम हो गया, कंडेंसेशन ज्यादा है, पर सिर्फ अब अगर इवेपोरेशन शुरुआत में कम हो गया तो 2 मिनट के बाद या कुछ टाइम के बाद कंडेंसेशन भी कम हो जाएगा और एक नया इक्वी जो है वो क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिश। इसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर बेटा किसका, सोल्यूशन का। अब वेपर प्रेशर सोल्यूशन का आप कैसे निकालते हैं, पी ए प्लस पीबी, लेकिन ये वाली वैल्यू तो नॉन वॉलेटाइल है, जीरो है, इसलिए पीएस किसके बराबर हो जाता है, पी ए के बराबर ही हो जाता है। और मैं ये भी बता दूं कि ये वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी होती है और ये वाली वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो जब आप एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाता है। इसमें बच्चों किसी को कोई दिक्कत परेशानी, No, sir. आगे बढ़े बच्चों।
Yes. तो बेटा अब हमारे पास बात आती है राउल्स लॉ की, जिस पे बेटा न्यूमेरिकल या क्वेश्चन जो है थियोरेटिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। राउल्स लॉ वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए, मतलब दोनों वेपर में कन्वर्ट होने चाहिए। कहते हैं अगर आप गिवन टेम्परेचर में एक सोल्यूशन लेते हो जिसके अंदर दोनों जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो नेचर में क्या है, वॉलेटाइल, तो किसी भी एक कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट उसी का वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट में एंड उसी का मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो। तो किसी भी एक कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसी का मोल फ्रैक्शन, है ना। तो दूसरा कंपोनेंट अगर आप लोगे सल्यूट तो उसी का पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसी का मोल फ्रैक्शन। एंड जब आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो बेटा ये क्या आ जाता है, जिस कंपोनेंट की आप बात कर रहे हैं उसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, लेकिन यहां पे क्या लगा है बेटा, नॉट, इसका मतलब है किस फॉर्म में होना चाहिए, प्योर फॉर्म के अंदर होना चाहिए। तो ये भी किस फॉर्म के अंदर होना चाहिए, प्योर फॉर्म के अंदर। मतलब किसी भी कंपोनेंट का अगर अमाउंट ज्यादा होगा तो उसके वेपर में जाने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी और उसका वेपर प्रेशर जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं सल्यूट ऐसे जा रहा है तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसे जाएगा तो वो इंक्रीज करेगा, तो आप देख सकते हैं कि वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे सल्यूट का अमाउंट बढ़ रहा है वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही सल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 आता है इसका मतलब हो गया सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 0। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं कि सल्यूट जो है वो सिर्फ प्योर फॉर्म के अंदर हो गया, इसलिए इसके साथ हमने क्या लिख दिया, पीबी। इससे पहले आप किसी भी पॉइंट में निकालेंगे तो वो वैल्यू जो है बेटा वो क्या होती है, पीबी होती है। पर जब इस पॉइंट पे आप बात करते हैं तो वो बन जाता है वेपर प्रेशर सल्यूट का प्योर फॉर्म के अंदर। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का अगर हम इधर जा रहे हैं तो इंक्रीज कर रहा है, तो ये हो गया वेपर प्रेशर 1। तो आप देख सकते हैं इसको भी हम क्या मानते हैं बेटा, वेपर प्रेशर की एक्सेस मानते हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ता जा रहा है उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे ही सॉल्वेंट का अमाउंट 1 होता है इसका मतलब कंटेनर में सल्यूट नहीं है, इसलिए ये वाली वैल्यू क्या कहलाई जाती है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को बेटा क्या कर देते हैं, ऐड, तो आपके पास क्या आ जाता है, टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर सोल्यूशन का, जो कैसे निकालते हैं, पी ए प्लस पी बी। और इसी एक्सेस में कहीं पे भी आप लिखेंगे तो बेटा वो वैल्यू क्या होती है, पी ए होती है। तो पी ए और पी बी बेटा हमारे क्या बन जाते हैं, पी ए एंड पी बी, ये हमारे क्या होते हैं बेटा, पार्शियल वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन फॉर्म। तो सॉल्यूशंस यूजुअली क्या होते हैं बेटा, इम्प्योर होते हैं। तो पी ए नॉट एंड पी बी नॉट ये क्या होते हैं, वेपर प्रेशर किसका, ऑफ ईच कंपोनेंट, लेकिन जब वो किस फॉर्म के अंदर होता है बेटा, प्योर फॉर्म। और एक्स ए एक्स बी बेटा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है वेपर प्रेशर सोल्यूशन का, आप इन दोनों की वैल्यू को बेटा सिंपली क्या कर दो, ऐड। पी ए यहां से निकाल लो, पी बी यहां से निकाल लो और फिर इन दोनों वैल्यू को क्या कर दो, ऐड। आप एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, पी एस इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी प्लस ये क्या आ गया, पी ए नॉट इंटू एक्स ए। तो ये क्या आ जाएगा, पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ये क्या आ गया बेटा, पी ए नॉट इंटू 1 - एक्स बी। तो मैं पूरे फॉर्मूले को सल्यूट के मोल फ्रैक्शन के तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं। तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का इट इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी प्लस पी ए नॉट
माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स पी। एक्स पी को जरा हम साथ में ले जाते हैं। पी एस इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी ए नॉट। तो यहां पे हमारा एक्स बी क्या आ गया कॉमन, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, और ये क्या आ गया बेटा पी ए नॉट। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी डिराइव करके आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। तो आपका अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाता है डायरेक्टली अप्लाई करो, आंसर निकालो। चीजों को आगे पीछे लेके जाओगे तो फॉर्मूला हल्का सा टेढ़ा डिफरेंट लगेगा आपको, पर ऐसी कोई बात नहीं, घूम फिर के कहानी वहीं पे ही आ जाएगी। तो दिस इज राउल्स लॉ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन राउल्स लॉ अभी जो हमने पढ़ा वो क्या था, दोनों कंपोनेंट्स नेचर में क्या थे, वॉलेटाइल। इस बार राउल्स लॉ हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट के लिए। तो कहते हैं जब आप एक नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को ऐड करते हो वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, तो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का अब आएगा वो पहले से कम होता है, और वो भी मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल सॉल्वेंट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। मतलब पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस क्या हो गया बेटा पीवी, लेकिन पीबी की वैल्यू जो है बेटा वो क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि सल्यूट जो है, सल्यूट इज नेचर में क्या, नॉन वॉलेटाइल। तो इसीलिए Ps किसके बराबर हो गया, Pa, और आपको पता ही है Pa किसके बराबर होता है, Pa नॉट इंटू XA। तो यूजुअली हम Ps को ड्रॉप कर देते हैं और अब हम सॉल्यूशन का ही वेपर प्रेशर Pa से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Pa इज एक्चुअली सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिपेंडिंग अपॉन सॉल्वेंट, क्योंकि सल्यूट जो है बेटा वो क्या है, नॉन वॉलेटाइल। राइट, तो इसी का आगे जाके एप्लीकेशन जो है वो काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है। नाउ राउल्स लॉ के हिसाब से पार्शियल वेपर प्रेशर किसी भी एक कंपोनेंट का इज इक्वलेंट टू उसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट का। हेनरीज लॉ के हिसाब से पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज इक्वलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट उस गैस का उस टेम्परेचर पर इनटू मोल फ्रैक्शन का। तो दोनों ही फॉर्मूले ऑलमोस्ट एक जैसे ही लग रहे हैं। तो दोनों ही, फर्क क्या है बेटा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का जो है वो डिफरेंस आ जाता है। अगर कल को के एच हेनरीज कांस्टेंट पी ए नॉट के बराबर बन जाता है तो राउल्स लॉ बन जाता है स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। लेकिन ये कब पॉसिबल है, एक बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर, जहां पे सॉल्वेंट जो है वो राउल्स लॉ ओबे करता है और सल्यूट जो है वो क्या ओबे करता है, हेनरीज लॉ ओबे करता है। ये तभी पॉसिबल आता है। अब राउल्स लॉ के बेस के ऊपर बेटा हमने देखा कि सॉल्यूशन तीन टाइप के हो सकते हैं। टेक्निकली दो टाइप के होते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल। बट नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की जो वैरायटी है वो दो में डिवाइड हो जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। तो अब कौन सा सॉल्यूशन कैसे होता है, कहते हैं अगर आप सल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को और सल्यूट के पार्टिकल्स को मिक्स करते हो और इंटरैक्शन ऑलमोस्ट वैसी ही रहती है, फोर्सेस ऑलमोस्ट बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग वैसे के वैसे ही है, तो ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन इंटरैक्शंस सॉल्यूशन की पहले स्ट्रांग थी और मिक्स करने के बाद क्या हो गई, वीक, ऐसो को हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। और अगर पहले वीक थी और मिक्स करने के बाद उनकी इंटरैक्शंस क्या हो गई, स्ट्रांग, तो उनको हम क्या कहते हैं बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन।
मोटा मोटा क्या हो गया बेटा कि जब आप किसी भी दो चीजों को मिक्स करते हो तो तीन वैरायटीज हो सकती है। मिक्सिंग के बाद और मिक्सिंग से पहले उनकी इंटरेक्शन एक जैसी रह सकती है, वैसे होते हैं आइडियल सोल्यूशन। लेकिन मिक्सिंग के बाद और मिक्सिंग से पहले अगर उनकी इंटरेक्शंस एक जैसी नहीं रही, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब उसमें क्या होता है कि अगर मिक्स करने के बाद उनकी इंटरेक्शंस पहले से स्ट्रांग है तो बेटा वो क्या शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन। अगर मिक्स करने के बाद इंटरेक्शंस कमजोर है तो बेटा वो क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। तो एस्केपिंग टेंडेंसी इनकी जैसे पहले थी, मिक्स होने के बाद भी इनकी वैसे ही है, आइडियल वैल्यू। इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी बेटा अब ज्यादा हो गई, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन की इंटरैक्शंस कमजोर है ना। सॉल्यूशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटा क्या हो गए, वीक, इसलिए ये वेपर में जल्दी जा रहे हैं। और इस केस में सॉल्यूशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग, इसलिए वो वेपर में इतनी आसानी से नहीं जा रहे। राउल्स लॉ ये फॉलो करता है, ये फॉलो नहीं करते, नहीं करते। राउल्स लॉ का फॉर्मूला फॉलो करते हैं, नहीं करते, नहीं करते, राइट। देन वेपर प्रेशर इनका पहले जैसा ही रहता है। अब सिंस इनकी इंटरैक्शंस पहले से बेटा क्या हो गई, कमजोर, इसलिए ऐसे सॉल्यूशंस वेपर में जल्दी जाएंगे, वेपर प्रेशर इज हाई। सिंस इस केस में इंटरैक्शन स्ट्रांग हो गई तो वेपर में इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, इसलिए ये क्या शो करते हैं, वेपर प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है। बॉइलिंग पॉइंट याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। तो इस केस में तो आइडियल रहेगा, इस केस में लो हो जाएगा, इस केस में हाई हो जाएगा। देन बेटा वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, इसे क्या कहते हैं, वॉल्यूम चेंज दोनों को मिक्स करने के बाद। तो अगर मान लो आपने 5 ml, आपने 10 ml सॉल्वेंट लिया है, 5 ml सल्यूट लिया है, तो बेटा इनकी वॉल्यूम चेंज कुछ भी नहीं होगी। सोल्यूशन फाइनली कितना आएगा बेटा, 15। तो मिक्स करने से पहले भी टोटल वॉल्यूम 15 थी, मिक्स करने के बाद भी टोटल वॉल्यूम क्या हो गई, 15 हो गई। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में जब आप 10 ml सॉल्वेंट लेते हो, 5 ml सल्यूट लेते हो, तो जब ये आपस में मिक्स होते हैं तो ये एक दूसरे के साथ खुश नहीं होते, इसलिए एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं और इनकी वॉल्यूम चेंज जो है वो बढ़ जाती है। भाई वॉल्यूम तो है, वो तो कम ज्यादा हो सकती है, मास थोड़ी ना कम ज्यादा हो रहा है। एंड इस केस के अंदर अगर आप 10 ml क्या लेते हो बेटा, सॉल्वेंट, 5 ml बेटा आप क्या लेते हो, सल्यूट। तो जब आप इनको मिक्स करते हो तो ये आपस में इतना खुश हो जाते हैं कि ये और पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी वॉल्यूम बेटा क्या हो जाती है, कम। एंड ये क्या शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन। ऐसे ही हीट एक्सचेंज ऑन मिक्सिंग, हीट चेंज या इंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग, ठीक है। आइडियल में ना तो हीट मिलती है ना आपको हीट देनी पड़ेगी ऐसे सोल्यूशन बनाने के लिए। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव डेविएशन वाला सोल्यूशन बनाना है तो आपको इनको हीट देनी पड़ेगी, तब जाके ये बनेंगे। और अगर नेगेटिव डेविएशन वाला है तो ये एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं। तो याद रखना, पॉजिटिव डेविएशन वाले के लिए सब कुछ पॉजिटिव है एक्सेप्ट बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो नेगेटिव आ जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और नेगेटिव के लिए सब कुछ नेगेटिव है, कम हो रहा है, एक्सेप्ट फॉर बॉइलिंग पॉइंट जो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव आ। देन एग्जांपल्स आइडियल सॉल्यूशन के, कौन बनाता है बेटा, एनी टू consecutive members of same होमोलोगस सीरीज जो है बेटा वो क्या बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं।
बेंजीन, टॉलुइन, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये क्या बनाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन। अब देखो, इथाइल अल्कोहल क्या शो करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। साइक्लोहेक्सेन बेटा क्या शो करता है? वैन डर वाल फोर्सेस। जब आप साइक्लोहेक्सेन को इथाइल अल्कोहल में ऐड करते हो तो इनके ओवरऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटा क्या हो जाते हैं? वीक। इसलिए सोल्यूशन वेपर में जल्दी भागता है। एसीटोन बेटा क्या शो करता है? डाइपोल डाइपोल। कार्बन डाइसल्फाइड बेटा क्या हो गया? वैन डर वाल फोर्सेस। तो जब आप इसको एसीटोन में डालोगे तो एसीटोन की डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस कमजोर हो जाती है, इसलिए अब सॉल्यूशन वेपर में भागता है। सेम चीज ये हो गई, इसके अंदर डाल दिया, इसको इसमें डाल दिया, देन इथाइल एसीटोन को इथाइल अल्कोहल में डाल दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम हो गया। इथाइल अल्कोहल को पानी में डाल दो तो पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम होता है, तो पानी की आपस की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू इथाइल अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस वजह से जो बेसिक ग्राफ है, सिंस इट इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, तो आइडियल सोल्यूशन का जो बेसिक ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आ रहा था, इनका ग्राफ उस स्ट्रेट लाइन से हर चीज ऊपर कर्व की फॉर्म के अंदर आती है। और सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन में जो आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ आ रहा था उसके अंदर हर चीज कर्व की फॉर्म के अंदर नीचे आ जाती है। तो लाइन अगर हम देखेंगे, बेसिक जो बेटा लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस है वो ये वाली है। इससे ऊपर अगर जाएंगे तो पॉजिटिव डेविएशन है, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव डेविएशन है। ऐसे ही नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन। एसीटोन एसीटोन डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन शो करता है, क्लोरोफॉर्म डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन शो करता है। लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो जो नई डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन आती है वो पहले से स्ट्रॉन्गर है, इसलिए सोल्यूशन वेपर में जाना पसंद नहीं करता। सेम ऐसे ही बेटा इनके लिए बात कर लेते हैं। तो वाटर और नाइट्रिक एसिड के बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए वो वेपर में जाना पसंद नहीं करता। सेम ग्राफ, हर चीज जो है लाइन ऑफ रेफरेंस से कहां पे आ जाती है? नीचे आ जाती है। ये होते हैं नेगेटिव डेविएशन वाले। देन कॉम्पोजिशन वेपर फेज के अंदर। बेटा कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज, इस कॉन्सेप्ट का मतलब समझते हैं बेटा, तो उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताता हूं। लेट्स सपोज बेटा मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके अंदर सॉल्वेंट है ए, बेटा उसके 1000 मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अंदर एक सल्यूट है बी, उसके बेटा 100 मॉलिक्यूल्स है ना। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं ये हो गए बेटा। ये अब जब हम इसको वार्म कर रहे थे तो बेटा ए के कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो वेपर में कन्वर्ट होके यहां चले गए। तो मान लेते हैं ए के पार्टिकल्स कितने चले गए? 100 चले गए। अगर ए के पार्टिकल्स 100 चले गए तो बेटा 100 में यहां से माइनस कर दूंगा और ये बेटा कितने आ गए? 900। ऐसे ही बेटा बी के पार्टिकल्स जो थे वो भी वेपर में कन्वर्ट हो गए। तो मान लो बी के पार्टिकल्स जो हैं वो 5 वेपर में आ गए। तो बेटा मैं 5 यहां से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितने आ गए? ये। तो बेटा लेफ्ट पार्टिकल्स अब बेटा मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर बेटा कितने आ गए? ए के 900 और बी के कितने आ गए बेटा? 95। तो ये हो गए बेटा बी के पार्टिकल्स वेपर में 5, और रेड कलर के जो पार्टिकल्स हैं वेपर्स हैं वो किसके हो गए बेटा? ए के हो गए, है ना। वो बहुत सारे हो गए। अब टेक्निकली अब कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जब ये पार्टिकल्स वेपर में जाते हैं, जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? राउल्ट्स लॉ, जो कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर किसी भी एक कंपोनेंट का वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि उसी कंपोनेंट का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर क्या है और उसी का मोल फ्रैक्शन कितना है। सिमिलरली पार्शियल वेपर प्रेशर दूसरे कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर
वो किस पे डिपेंड करता है, इट इज इक्वल टू उसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में कितना है और उसका मोल फ्रैक्शन कितना है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज की, लेकिन अगर हम सिर्फ इस कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, ये वाला जो कॉम्पोजिशन है, ये कौन सा कॉम्पोजिशन है, वेपर फेज। इसके अंदर भी तो सल्यूट है, इसके अंदर भी तो सॉल्वेंट है, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम किस लॉ का इस्तेमाल करते हैं बेटा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये लॉ क्या कहता है, फॉर अ मिक्सचर ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस, आप दो से ज्यादा गैसेस भी ले सकते हो, मिक्सचर होना चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। द पार्शियल प्रेशर exerted by one gas is equal to product of its mole fraction and total pressure। तो इसका मतलब है अगर इस बार मैं पार्शियल प्रेशर वेपर फेज में निकालना चाहता हूं गैस ए का, तो वो पार्शियल प्रेशर वेपर फेज में गैस ए का कैसे आ जाएगा, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ उसी का मोल फ्रैक्शन ए का इनटू टोटल प्रेशर। बट अब हुआ क्या कि मोल फ्रैक्शन के लिए मैं एक्स पहले से ही लिख चुका हूं, तो मैं दोबारा x लिखूंगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए हम ये वाला एक्सप्रेशन नहीं लिखते। हम क्या लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वन गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन उस गैस का वेपर फेज में इनटू टोटल प्रेशर। सिमिलरली पार्शियल वेपर प्रेशर दूसरी नॉन रिएक्टिंग गैस का इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन उसी गैस का इन वेपर फेज इनटू व्हाट, टोटल प्रेशर। तो यहां पे मोल फ्रैक्शन y एंड मोल फ्रैक्शन b क्या है बेटा, दे आर मोल फ्रैक्शंस बेटा किसके अंदर, वेपर फेज के अंदर। और यहां पर एक्स बी एंड एक्स ए बेटा ये क्या है बेटा, ये भी क्या है, मोल फ्रैक्शंस इन सॉल्यूशन फॉर्म। वो सॉल्यूशन के अंदर है और वो किस फॉर्म के अंदर आते हैं बेटा, वेपर फॉर्म के अंदर आते हैं। तो अगर आपको किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है या कॉम्पोजिशन निकालना है वेपर फेज का, तो वो क्या हो जाएगा, उसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, और दूसरे वाले का 1 माइनस वाई ए कर देंगे, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाती है, वाई बी की वैल्यू आ जाती है। इससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर सोल्यूशन है तो राउल्स लॉ लगता है, और अगर वेपर फेज में निकालना है तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो लगता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज का। और अब हम आगे बढ़ते हैं। एजियोट्रोप्स। अब एजियोट्रोप्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। कहते हैं ये बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं जिनका एक कोई डेफिनेट कॉम्पोजिशन के अंदर लिक्विड और वेपर फेज जो है वो सेम हो जाता है, और इनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं बेटा, एजियोट्रोप्स। सो बाइनरी लिक्विड्स जिनके एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन में लिक्विड और वेपर फेज जो होते हैं वो दोनों सेम होते हैं बेटा, एक जैसे होते हैं, और ये खुद भी लिक्विड में भी साथ साथ रहते हैं और वेपर में भी साथ साथ आ जाते हैं,
और ये इतने स्ट्रांगली आपस में बॉन्डेड होते हैं कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं किए जा सकते। ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं? एजियोट्रोप्स। अब ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मतलब इनका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इनकी इंटरेक्शन जो होती है वो बहुत कमजोर हो जाती है। जैसे अब आप देख सकते हैं बेटा, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का मतलब हो गया हैविंग मैक्सिमम वेपर प्रेशर, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बेटा अगर आप 95.4% मिक्सचर ले लो एजियोट्रोप मिक्सचर, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट इतना और पानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, मतलब अगर आप पानी के अंदर 95.4% अल्कोहल डाल दो जिसका बॉइलिंग पॉइंट रफली 78 79 70-79 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ रहा है और पानी का 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ रहा है, तो उस सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अल्कोहल से भी कम हो जाएगा। मैं आपको समझा देता हूं। लेट्स सपोज अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया? 78 डिग्री सेल्सियस, और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर आप इन दोनों का एक सोल्यूशन लेते हो जिसके अंदर 95.4% अल्कोहल है, तो उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बेटा 77 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया। मतलब जो वैल्यू सबसे छोटी है उससे भी कम उसका क्या हो गया बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि पानी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई। जो नई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है अल्कोहल और पानी के बीच में वो वीक है, इसलिए। और ज्यादा ज्यादा अल्कोहल का अमाउंट आता रहेगा तो सारी की सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले से क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। ऐसे ही दूसरा हमारे पास मिक्सचर होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो इसका वेपर प्रेशर बेटा क्या हो जाएगा? मिनिमम वेपर प्रेशर। तो अब आप क्या ले लो? 68% एजियोट्रोपिक मिक्सचर नाइट्रिक एसिड का, जिसका बेटा बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 359 केल्विन। और पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन। आप अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे, मतलब पानी के अंदर एक गिवन अमाउंट में 68% अगर नाइट्रिक एसिड हो, तो बेटा जो नई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है वो इतनी स्ट्रांग होती है पानी और नाइट्रिक एसिड के बीच में कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, जहां पे अगर मैं इसकी बात करूं ये 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, मैं इसकी बात करूं तो ये 80 क्या 85 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो बेटा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ रहा है। मतलब दोनों में से जिसका ज्यादा है उससे भी ज्यादा इंक्रीज कर गया बेटा बॉइलिंग पॉइंट। इसे कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप मिक्सचर। आई होप समझ में आ गया बेटा ये पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा। तो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के अगले टॉपिक की। प्रॉबेबली मुझे लग रहा है कि आज की क्लास में हम चैप्टर ही कर पाएंगे। देखते हैं कितनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आती है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम बाकी का पार्ट और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती है जो सिर्फ सल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती है। कौन सा सल्यूट है उस पे डिपेंड नहीं करती, पर कितना सल्यूट डाला है आपने उस पे डिपेंड करती है। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारे कोर्स में है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रही है ऑस्मोटिक प्रेशर। सर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते क्यों है? क्योंकि बेटा इसकी मदद से हम किसी भी नॉन वॉलेटाइल सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास जो है बेटा वो निकाल सकते हैं। ये फायदा होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने का। तो आप प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरीके से चेक कर सकते हो कि हाँ भी जो सल्यूट है वो मेरा सही है, उसका मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली वैसा ही आ रहा है कि अलग आ रहा है। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ते हैं बेटा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
हमने पढ़ा था कि जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बेटा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से सॉल्वेंट पार्टिकल्स वेपर में नहीं जाते, इसलिए वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाता है। तो सवाल आया, सर कितना कम हो जाता है? कितना कम हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम किससे लिखते हैं बेटा, डेल्टा पी से। क्योंकि चेंज जो होता है बेटा वो किससे एक्सप्रेस किया जाता है बेटा, डेल्टा से। सर चेंज कैसे होता है, ज्यादा माइनस कम। ज्यादा वेपर प्रेशर किसका था, प्योर सॉल्वेंट का, जब वो कंटेनर में अकेला था। और कम किसका हो गया, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, जिसको हम क्या लिखते हैं, पीएस। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पीएस बेटा किसके बराबर होता है, पीए के बराबर ही होता है जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हो। सो दैट इज डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस, ये क्या आ गया बेटा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए। पी ए नॉट आप बेटा कॉमन ले लो, ये क्या आ गया बेटा, 1 माइनस एक्स ए। और 1 माइनस एक्स ए बेटा क्या होता है, एक्स बी। तो आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का अमाउंट। आपने सॉल्यूट डाला, वेपर प्रेशर कम हो गया, आपने और सॉल्यूट डाला और कम हो गया, और सॉल्यूट डाला और कम हो गया। जितना ज्यादा आप सॉल्यूट डालते रहेंगे उसका वेपर प्रेशर उतना क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को यहां पे इसमें प्लेस कर देता हूं, तो पी ए नॉट माइनस पी ए विच इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स पी, और लास्ट पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, जो बेटा किसके बराबर आ गया, एक्स बी के बराबर आ गया। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको बेटा हम क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और मोल फ्रैक्शन में आप क्या लिखते हैं, सल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय सल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। और यहां पर आप इसको सल्यूट के मोल्स अपॉन सॉल्वेंट के मोल्स कर सकते हैं। नीचे वाला जो एनबी है सल्यूट के मोल्स, उसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो वैल्यू एज इट इज बहुत छोटी होती है, तो उससे कुछ खास फर्क जो है वो नहीं पड़ता। तो बेटा ये हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आ जाती है, ठीक है, जिसपे काफी सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो हमारे पास है। तो ये सारे न्यूमेरिकल जो हम पहले भी कर चुके हैं अपनी क्लासेस के अंदर वो है। अगली जो बेटा हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है उसको हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बेटा मैं पहले ही बता चुका हूं कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों एक दूसरे के बेटा क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप एक नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डालते हैं, तो जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसका मतलब है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, एलिवेट कर जाएगा, इसलिए हमने लिखा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम डेल्टा टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन पहले तो हम ये पता करते हैं कि भाई बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का किसके बराबर आ जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है। तो अगर आप किसी लिक्विड को हीट करते हैं, उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, 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 और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है। मतलब किसके बराबर आ जाता है, 1 atm के। तो वो लिक्विड बॉईल करना शुरू कर देता है।
तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा एक लिक्विड का? इट इज अ टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो जब आप एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कम हो जाएगा। इसका मतलब है वो वेपर में नहीं जा रहा, आप उसको ज्यादा हीट दोगे ताकि वो वेपर में जाए, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। अब सवाल, सर कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है? उसको बेटा हम कैसे निकालते हैं? ये डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू चेंज। बेटा कैसे निकालते हैं? ज्यादा माइनस कम, तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी चीज, बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का कितना एलिवेट कर रहा है, वो डिपेंड करता है कि आपने सोल्यूट कितना लिया है, सोल्यूशन की मोलैलिटी कितनी है, तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू एम। और अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? केबी। और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाता है? डेल्टा डब्ल्यू बी अपॉन एम एम बी इंटू 1 अपॉन डब्ल्यू ए विच शुड बी इन केजीज। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, राइट। अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, ये देखो बेटा, ये हो गया टेम्परेचर केल्विन में, ये हो गया बेटा वेपर प्रेशर, और ये होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। मैं सोल्यूशन को गर्म कर रहा हूं, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो हम इस ग्राफ को ऐसे पढ़ते हैं। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा हूं, वेपर प्रेशर सोल्यूशन का बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो जैसे ही टच करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, तो वो जो पार्ट है बेटा वो क्या बन जाता है? टी ए नॉट। तो सॉल्वेंट जो बेटा किस स्टेट के अंदर है? लिक्विड में। इस पॉइंट पे आकर बेटा वो क्या कर जाता है बेटा? बॉईल करना शुरू कर देता है। और इसके ऊपर बेटा वो किस में चला जाता है? वेपर में या गैसियस स्टेट में। यहां पे वो किस स्टेट में हो गया? गैस। अब इसी सॉल्वेंट के अंदर मैंने क्या डाल दिया? नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। जब मैं इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालूंगा तो ये क्या बन जाएगा? सोल्यूशन। और इसका वेपर प्रेशर अब आप देख लो, जैसे जैसे इंक्रीज करता जा रहा है टेम्परेचर, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन जैसे ही ये कहां मीट करेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आएगा, तो वो क्या बन जाता है? सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। इन दोनों के डिफरेंस को, टी ए नॉट और टी एस को, इस डिफरेंस को बेटा हम क्या कहते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब लोग पूछते हैं कि सर ये केबी क्या होता है? बेटा केबी को हम मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, या बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, जो किसके बराबर होता है? टेक्निकली केबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ही बराबर होता है जब सोल्यूशन की मोलैलिटी कितनी हो जाए? 1 मोलर, उसके बराबर होता है। तो बेटा यहां पर हमारे पास इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आ गए। हमारी तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या आती है बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट। अब वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर वेपर प्रेशर लोअर होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी डिप्रेस होता है। तो सबसे पहले तो पढ़ते हैं कि भाई ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके अंदर वेपर प्रेशर लिक्विड का किसके बराबर आ जाता है? वेपर प्रेशर उसी कंपोनेंट का फ्रोजन फॉर्म के अंदर, सॉलिड फॉर्म के अंदर। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिप्रेस करता है? अब आप देख लो, बिल्कुल सिमिलर है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बेटा कैसे निकालेंगे? ज्यादा माइनस कम। सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है तो ज्यादा किसका हो जाएगा? प्योर सॉल्वेंट का। माइनस किसका हो जाएगा बेटा? सोल्यूशन का।
और बेटा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में डायरेक्टली डिपेंड करता है कि मोलैलिटी कितनी है। जितना ज्यादा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालोगे बेटा फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होता रहेगा। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो बेटा वो क्या आ जाएगा, KF आ जाएगा। और अगर मोलैलिटी का फॉर्मूला प्लेस करते हो तो ये क्या आ जाएगा बेटा, KF इंटू WB अपॉन MMB इंटू 1 अपॉन WA विच शुड बी इन kg। अब आप इसका ग्राफ देख लो, वही ग्राफ वेपर प्रेशर और टेम्परेचर है, लेकिन इस बार मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूं क्योंकि फ्रीजिंग की बात आ रही है, इसलिए मैं इसको नीचे की तरफ पढ़ूंगा। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर कम करता जा रहा हूं वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये लिक्विड जो है अब वो फ्रीज करना शुरू कर देगा, तो वो क्या बन जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड का। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर और कम करूंगा तो यही लिक्विड जो है वो सॉलिड में बदलने लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रोजन, मतलब सॉल्वेंट की स्टेट में सॉलिड में। अब मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का पहले से क्या हो जाएगा, कम। इसलिए अब ये लाइन जो है आप देख सकते हैं सॉल्यूशन की है, और ये पहले से कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और यहां पर अब ये सॉल्यूशन फ्रीज कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इन दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं डेल्टा TF, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो KF क्या होता है, इट इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सर KF क्या होता है, एक्चुअली में फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट एक्चुअली में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही होता है जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी हो जाती है, 1 मोलर हो जाती है। ये आ जाता है डेल्टा TF इक्वल टू KF। अब इसी का फायदा हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं, हम ना कार रेडिएटर्स में, ऐसी कार जो सब जीरो कंडीशन, मतलब जीरो से नीचे की कंडीशंस में मूव करती है, ट्रैवल करती है, उस कार के रेडिएटर में बेटा क्या होता है, पानी। तो अगर टेम्परेचर मान लो -2 डिग्री हो जाएगा तो कार के रेडिएटर में पानी जो है वो फ्रीज हो जाएगा। पानी अगर फ्रीज हो गया तो वो एक्सपैंड करता है और हो सकता है कि कार का रेडिएटर बर्स्ट कर जाए, जिसकी वजह से गाड़ी आगे नहीं चलेगी। इस वजह से हम उसके रेडिएटर में एक एंटी फ्रीज मिक्सचर डालते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल, जो ऐसी कंडीशन में कार के अंदर के रेडिएटर के पानी को फ्रीज करने नहीं देता। मतलब -3 डिग्री सेल्सियस पर भी पानी लिक्विड रहता है पर बर्फ नहीं जमता बनता। दूसरा, जब स्नोफॉल हो जाती है तो टेम्परेचर कम हो गया, मतलब कितना आ गया, लेट्स सपोज -2 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब -2 डिग्री सेल्सियस पे पानी होगा तो वो बर्फ बन जाएगा। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, रोड के ऊपर नमक छिड़कना शुरू कर देते हैं, तो नमक छिड़कने से क्या होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट पानी का जो 0 डिग्री है, नमक ऐड करने पर वो कितना हो जाता है, -3 हो जाता है। मतलब -2 पर पानी लिक्विड रहता है, अगर लिक्विड रहेगा तो बर्फ जल्दी पिघल जाती है, जिसकी वजह से हमको वो मेहनत जो है वो नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए जहां जहां पे बर्फ पड़ती है वहां पे लोग अपने घरों के आगे पीछे नमक छिड़क देते हैं ताकि बर्फ जल्दी पिघल जाए। और जिनकी गाड़ियां बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर पे मूव करती है, उनके कार के रेडिएटर में इथाइलिन ग्लाइकॉल स्पेशली डाला जाता है। देन बेटा इसके अलावा KF और KB, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट निकालने के हमारे पास दो और फॉर्मूले होते हैं। ये क्या होता है बेटा, KB क्या होता है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का इनटू बेटा सॉल्यूशन का मोलर मास। पर ये ध्यान रखना कि ये बेटा kg में होना चाहिए, तो आप इसको 1000 से डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मतलब कन्वर्टिंग लिक्विड टू वेपर्स। सिमिलरली KF की बात करें तो बेटा ये भी किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का इनटू मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट का, लेकिन ध्यान रखना kg में होना चाहिए, तो 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय
इंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन। तो R की वैल्यू क्या हो गई, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। M क्या हो गया, मोलर मास जो केजी में होना चाहिए। TB एंड TF आर बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के। और डेल्टा H फ्यूजन इज इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड ये क्या हो गया, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इन फॉर्मूलेस को लगाकर आप इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। हमारी अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन हम उसको आज के लेक्चर में कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हम कर लेंगे। हम क्या कहते हैं, वैन टॉप फैक्टर जो है वो कॉन्सेप्ट भी कर लेंगे, और जो टाइम बचेगा उसमें हम हमारे एमसीक्यूज जो है वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना एंड देन वी विल मीट वेरी सून फॉर द नेक्स्ट क्लास फॉर दिस चैप्टर। ठीक है।